इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। देखो पीछे वाला टॉपिक्स मैं आपको एक बार बताऊं, जैसे हम लोगों ने शुरू कर रखा था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये हमारा टॉपिक्स था जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में पैराग्राफ दे रखा है, उसकी थ्योरीज अपन कर रहे थे, जिसमें हमने एक फर्स्ट थ्योरी रियलाइजेशन जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली है, उसके सारे स्टेप देख लिए, रियलाइजेशन थ्योरी क्या बोल रही है, थॉट्स क्या थे। आज जो अपन टॉपिक की बात करेंगे वो डार्विन की देखेंगे, अपन वेल्स थ्योरी भी देखेंगे और लेमार्क थ्योरी भी देखेंगे। आई होप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन आज वाले कि ये तो थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ऐसे 1 मिनट, है ना, इसके अंदर अपन है ना बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड लेते हैं अपन डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी की बात करेंगे अपन। देखो एक तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि डार्विन ने ना एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। नेचुरल सिलेक्शन किसका दिया हुआ है? डार्विन का दिया हुआ। डिटेल अपन बाद में करेंगे, पहले नेचुरल सिलेक्शन बात की कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसकी दी हुई है? डार्विन की दी हुई है। सेकंड बात कि डार्विन ने ना इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक शिप बनाई थी जिसका नाम था HMS बीगल। ये याद रखनी, इस शिप पे बैठ करके उसने जो ओशियंस वगैरह होते हैं, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स का टूर किया था, वहाँ घूम करके आए थे। तो 2 मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है, और उनकी जहाज़ का क्या नाम था? HMS बीगल जहाज़ था। देखो डार्विन ने क्या किया था कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को देखने के लिए कि इवोल्यूशन है क्या, क्या एक्चुअली में चेंज होते हैं, इस चेंज से न्यू स्पीसीज बनती है क्या, या स्टार्टिंग से अर्थ ऐसी ही थी क्या, जो रियलाइजेशन थ्योरी कह रही थी ना कि अर्थ ऐसी थी, सच ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, आगे फ्यूचर में भी सच ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस है, उनका आंसर करने के लिए डार्विन टूर किया था डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का। तो उस जहाज़ का क्या नाम था? HMS बीगल जहाज़ था। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अब देखो डार्विन ने क्या किया, टूर किया, घूम के आए बहुत जगह, फिर उन्होंने आकर के अपना रिजल्ट दिया। अब उस रिजल्ट में देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनमें वेरिएशन है, वेरिएशन प्रेजेंट है, वेरिएशन अक्कर्स है इन पॉपुलेशन। सुनो आप ऐसे समझो, एक पॉपुलेशन है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था इसका, फर्स्ट उन्होंने किया कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है ना, ईच इंडिविजुअल फिजिकल, है ना, और फंक्शन और बिहेवियर में डिफरेंस रखता है। जैसे आप है ना, इसका एग्जांपल ऐसे चले, जैसे ह्यूमन है, ये पूरी पॉपुलेशन ह्यूमन की, सब ह्यूमन है, सब क्या, ये पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है। A group of species is known as the population. A group of a same group of species is known as population. जैसे मानो सब ह्यूमन है। अब तुम्हें पता है कि ह्यूमन अपने आप में एक पॉपुलेशन है। क्या सभी ह्यूमन सेम नहीं है ना, कलर में चेंज है, हाइट उनकी कम या ज़्यादा हाइट होती है उनकी, काम करने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है। हमने देखो कि अफ्रीका के जो पीपुल है वो इंडिया के जो पीपुल है वो, उनमें कितना डिफरेंस है, बट है तो ह्यूमन ही ना। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो फिजिकली, फंक्शनली और बिहेवियरली क्या रखते हैं? वेरिएशन रखते हैं। और ये जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र भी होते हैं। द वेरिएशन आर ट्रांसफ़र इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो आप इस पॉइंट को कैसे कह सकते हो कि उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द हेरिटेबल वेरिएशन, हेरिटेबल यानी वेरिएशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे, तो हेरिटेबल वेरिएशन, ऐसे यहाँ लिखूँ मैं, हेरिटेबल वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। पहले पॉइंट की बात समझ में आ गई, ये बात दे रखी है, तो इसका मतलब क्या, एक पॉपुलेशन है ना, उसमें अलग अलग, जैसे ह्यूमन की मैंने एग्जांपल दी, ऐसे ह्यूमन है, लेकिन वो स्पीसीज़ एक ही है ना, पॉपुलेशन एक ही है ह्यूमन की, लेकिन उन सब का काम करने का, उनका फिजिकल तरीका, कोई हाइट में छोटे, हाइट में ज़्यादा है, कोई का कलर चेंज है ना, और फिर फंक्शन भी सब अलग अलग टाइप का करते हैं, और सबका बिहेवियर भी क्या होता है? अलग होता है। हम हमारे घर में ही देख सकते हैं, ये मान लीजिए आप
दो भाई है, वो भी फिजिकली, फंक्शनली और बिहेवियरली दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, और उनकी आगे वाली जनरेशन में ये करैक्टर्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो इनका फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा था। फिर देखो इन्होंने कहा कि ये वेरिएशन अब आए क्यों है, ये इनको नहीं पता। ये ध्यान रखना, वेरिएशन रीज़न आर नॉट एक्सप्लेन बाई डार्विन। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि वेरिएशन एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं, लेकिन ये वेरिएशन आए कैसे, इस बात को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, डार्विन नहीं कर पाता। डार्विन ये कहता है कि जो पीपुल इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशन आ रहे हैं, और वो वेरिएशन एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पर ये वेरिएशन आए क्यों है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये बात ये नहीं बता पाई। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ ना। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा दोज पीपुल आर मोर फिटेड, हाँ, या फिर आप सेकंड पॉइंट ये मान के चलो कि ईच जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन मोर रिप्रोड्यूस टू ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, है ना, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा, यानी कि ईच जनरेशन क्या चाहती है, मोर एंड मोर, है ना, मोर एंड मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, किसके, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि उनकी सर्वाइवल रेट बनी रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ कि मान के चलो एक एलिफेंट है, क्या है, एलिफेंट है ना। एक एलिफेंट का आप एग्जांपल लेके चलो कि एक एलिफेंट की एज है 100 ईयर्स है, इस पॉइंट को समझो, 100 साल है उसकी जो, है ना, और उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ना वो 30 से 90 साल की है ना, 30 से 90 साल। अब वो जो फीमेल है वो क्या करेगी, बेबी बर्थ करेगी ना, तो रिप्रोडक्टिव काल में कम से कम कितने बच्चे पैदा कर सकती है, 6 बच्चे पैदा कर सकती है। अब वो 6 बच्चे सोचो, फिर ये 6 बने, 1 2 3 4 5 6, फिर ये भी कितने कर सकते हैं, 6, ये भी 6, ये भी 6। अब सोचो जनरेशन टू जनरेशन नंबर इसके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना। ये तो बात ये कह रहा है ये टॉपिक क्या कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी इन्वायरमेंटल कैपेसिटी से भी ज़्यादा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अब वो इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा तो उनमें फिर क्या होगा, स्ट्रगल, क्या मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर। अब इस फूड और शेल्टर के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस स्ट्रगल के अंदर जो मोर कैपेबल होगा वो सरवाइव करेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, स्ट्रगल मान के चल लो आप, स्ट्रगल फॉर द लाइफ, आप क्या कर लो, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस, ऐसे मान के चलो। सेकंड पॉइंट क्या ले लो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब मोर रिप्रोडक्शन कर रहा है, मोर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन तो करेंगे ना। उनके जो मेंबर है उनके बीच में फूड के लिए और शेल्टर के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। इस कंपटीशन में जो विनर होगा वो क्या करेगा, फिर सर्वाइव करेगा और उसकी क्या बनी रहेगी, जनरेशन बनी रहेगी। जैसे एग्जांपल मान के चलो, एक डॉग है, आपको और बताऊँ, है ना, उसकी जो फीमेल है उस फीमेल ने 6 बेबीज़ दिए, है ना। वो जो 6 बेबीज़ है वो बड़े होने लगे अपने अपने, ऐसे मान के चलो, और उसी एरिया में रह रहे। अब फूड कम है तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, फिर कंपटीशन होने लगेगा इनके बीच में। अब जो इनमें से मोर पावरफुल होगा वो फूड और शेल्टर को ले लेगा, बाकी को अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, है ना, चार्ल्स डार्विन के अंदर, कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, कि कोई ऑर्गेनिज्म मोर रिप्रोडक्शन करना है, मोर नंबर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको फूड और शेल्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या कर रहा था, फिटेस्ट, यानी वो क्या बता रहे थे कि जो फिट है, मोर फिटेड, सर्वाइवल इन द नेचर, मोर फिटेट्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह दो आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही बात आ गई ना कि जो फिट है, जो चेंजेस जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो खुद को क्या कर पाया, अडेप्ट कर पाया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग,
है ना, पीएच के अकॉर्डिंग, जितना फूड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग खुद को अगर अडेप्ट कर लेगा तो मोर फिटेड रहेगा। द मोर फिटेड आर द रिप्रोड्यूस एंड टू फॉर्म ए ओवन जनरेशन। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहेगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। देखो पहले पॉइंट ने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा था कि एक पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर में वेरिएशन प्रेजेंट होता है, और वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है। अभी जनरेशन ऐसा वेरिएशन क्यों जा रहा है इसकी बात उसने नहीं बताई। सेकंड पॉइंट वो क्या करेगा, सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा था, सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन हुआ, मोर नंबर्स बने, उनके बीच में कंपटीशन होगा तो उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। उस सर्वाइव में जो फिटेस्ट है, जो ताकतवर है, जो जीत जाएगा वो अपनी नई जनरेशन बना लेगा, वरना उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि दोज ऑर्गेनिज्म आर फिटेड इन द एटमोसफियर इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन टू अडेप्ट टू द इटसेल्फ, adapt to the itself to selected the nature, this is known as the natural selection। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ही क्या दे दिया, नेचुरल सिलेक्शन दे दिया। आगे उन्होंने क्या कहा कि दोज ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रगल एंड कॉम्पैक्ट टू ईच अदर आर मोर द फिटेस्ट इन सर्वाइवर इन द नेचर टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द नेचर, then generation as the existence, one generation to the another generation, this is known as the natural selection। उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बने और वो फिटेस्ट है, मोर सर्वाइवल है, मोर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो नेचर उनको सिलेक्ट किया, इसलिए उन क्या नाम दे दिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दे दिया। फिर ये कहा कि नेचर ने जिसको सिलेक्ट कर लिया, अब देखो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जोड़ के चलो। देखो पहले उसने वो अपनी थ्योरी एक साथ फिर कंबाइन करके क्या कहेगा अपनी थ्योरी में कि जो पॉपुलेशन के बीच में वेरिएशन पाया जाता है, वेरिएशन की वजह से वो क्या करते हैं, अपना अपना रिप्रोडक्शन करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। रिप्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं ताकि उनके नंबर्स ज़्यादा बन जाए। कई बार नंबर ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में फूड के लिए, शेल्टर के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। इस कंपटीशन के अंदर जो मोर सर्वाइवल है, जो फिट है, ताकतवर है, वो जीत जाएगा, और जो लूज़र होगा वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। अब जो विनर था वो अपनी रिप्रोड्यूस करेगा, अपने मेंबर्स को बढ़ाएगा, अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा, और क्या बन जाएगी, न्यू जनरेशन बन जाएगी। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये सारी थ्योरी अपन इंक्लूडेड किस में कर देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन में करते हैं कि नेचर ने इनको सिलेक्ट किया। क्यों, रिप्रोडक्शन तो सभी कर ही रहे थे ना, ऑल मेंबर्स द पॉपुलेशन आर द रिप्रोड्यूस, सारे रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, एक डॉग था, उसके 6 बेबीज़ है, डॉग था उसके जो 6 बेबीज़ है, ये भी एक एरिया में रह रहे हैं ना, ये लोग ऐसे रह रहे, इनमें भी रिप्रोडक्शन और सबके 6-6 बेबी आ गई। अब देखो इनकी जनरेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है क्या, हो रही है ना जनरेशन, तो ये अपने इनके बीच में फिर कंपटीशन कर लेंगे। ये जो हार जाएंगे उस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे और दूसरी जगह जा कर के अपना जीवन जीने लगेंगे, अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोडक्शन करने लगेंगे, और उनमें उसी टाइप के क्या आ जाएंगे, करैक्टर्स आ जाएंगे। तो एक नई स्पीसीज़ का क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। इस टाइप से चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि नेचर के अंदर, नेचर के अकॉर्डिंग जो बिहेव करेगा, टू अडेप्ट इन द नेचर या चेंजेस द एनवायरनमेंट, द नेचर आर सेलेक्टेड एंड इस ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज। इस टाइप से उसने क्या कहा, इवोल्यूशन हुआ कि जो नेचर ने इवोल्यूशन किया, जो नेचर में अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गए वो सिलेक्टेड हो गए, उनकी स्पीसीज बनती गई, और जो एग्जिट हुए थे, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है ना, मतलब नेचर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया है और वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। इसी टाइप से उन्होंने अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर उन्हें अपने जितने भी पॉइंट्स बने ना, जो इतनी बातें अपन करके, इतनी सारी जो 2 पेजेस में अपन ने बातें की है चार्ल्स डार्विन की, इन सब बात को उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। ठीक है, वो जो बुक थी उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखना बुक का नाम, ऑन द, दिखाई दे रहा है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक का नाम याद कर लेना, शायद एनसीईआरटी की बुक में नाम नहीं दे रखा। देखो उनकी थ्योरी का नाम नेचुरल सिलेक्शन है,
दूसरी बात, उन्हें किस जहाज़ से HMS बेगल जहाज़ का यूज किया था, उनकी बुक का क्या नाम था, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। अब दूसरी बात, यहाँ आओ, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए स्ट्रगल किया है ना, तो जो जीतेगा वो अपनी स्पीसीज़ बनाएगा। तो स्पीसीज़ के जो नंबर थे ना, उनको एक थ्योरी और चलती है जिसको अपन थॉमस मोल्स बोलते हैं। थॉमस मोल्स की हेल्प से इन्होंने स्पीसीज़ के ओरिजिन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया। तो ये भी याद रखना, थॉमस मोल्स, शायद आपकी बुक में नहीं दे रखा होगा NCERT में, तो साइड में लिख लेना। थॉमस मोल्स थे जिन्होंने पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीसीज़ के नंबर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया था। तो कुछ टाइप से पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यहाँ पर भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये थ्योरी किसकी थी, चार्ल्स डार्विन की थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरी अपन बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट थ्योरी देखो, नेक्स्ट थ्योरी थी वेल्स की। किसकी मानेंगे अपन, अल्फ्रेड रोसेल वेल्स। अल्फ्रेड रोसेल वेल्स, अल्फ्रेड रोसेल वेल्स की थ्योरी आर सिमिलर टू द चार्ल्स थ्योरी। सेम उसी के उसी समय, जिस समय है ना चार्ल्स डार्विन काम कर रहे थे ना, उसी के समय वेल्स भी वही काम कर रहे थे, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर। तो उन्होंने भी वही देखा। उन्होंने क्या देखा, देखो उन्होंने एक आइसलैंड के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस आइसलैंड का नाम याद रखना आपको, मेलिए आर्कीपेलगो। मेलिए आर्कीपेलगो, इसका नाम याद रखना। वेल्स ने जिस आइसलैंड पे किया था ना, मेलिए आर्कीपेलगो, उन्होंने, मान लो ये आइसलैंड है, हाँ, उन्होंने क्या देखा था, कम चौड़ी लेकिन गहराई की एक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें एक पॉपुलेशन यहाँ है और एक, मतलब उन्होंने कहा कि पहले ये सब एक था। सोचो, उनका मानना ये था पहले सभी एक ही एक था, फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह आए होंगे, इनके बीच में एक ये खाई बन गई, इसके आधे मेंबर इधर हो गए, आधे मेंबर इधर हो गए। अब ये जो मेंबर्स थे, यहाँ वाले जो मेंबर्स थे, वो अपने ही अनसिस्टर के अकॉर्डिंग, अनसिस्टर प्लस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन करके न्यू जनरेशन को क्या करें, ओरिजिनेट करें। ये वाले भी न्यू जनरेशन, पहले तो सेम ही थे ना, पहले तो क्या थे, सेम ही थे, सेम ही कैरेक्टर्स थे, लेकिन इनकी जनरेशन टू जनरेशन, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। तब उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद ऐसा कुछ स्पेशिएशन हुआ होगा जिसकी वजह से जो वहाँ की जो, यानी कि ईच जो स्पीसीज़ है अपने अनसिस्टर टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस कर रही थी, और न्यू जनरेशन का क्या कर रही थी, ओरिजिन कर रही थी। तो न्यू जनरेशन इस टाइप से बनी। फिर यानी इन्वायरमेंट को ही मैन माना ना, उसने भी तो यही कहा कि नेचर जिसको सिलेक्ट कर रही है वो नई स्पीसीज़ बना रहा है। तो इसने भी क्या कहा कि नेचर के अकॉर्डिंग ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहे थे, इधर ये भी नेचर के अकॉर्डिंग अपना रिप्रोडक्शन कर रहे थे और न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन कर लिया। तो दो स्पीसीज़ बन गई। देखो पहले एक ही स्पीसीज़ थी, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग कितनी बन गई, दो स्पीसीज़ बन गई। आगे जाकर के और नई स्पीसीज़ बन जाएगी, इधर भी और नई स्पीसीज़ बन जाएगी। तो इवोल्यूशन हो रहा है ना धीरे धीरे। फिर उन्हें अपने जो डाटा थे वो चार्ल्स डार्विन को भेजे, तो दोनों के सेम डाटा थे, तो दोनों ने मान लिया कि हाँ ऐसी ही इवोल्यूशन हुआ होगा। अब थर्ड थ्योरी, ये थ्योरी समझ में नहीं, आर्कीपेलगो वाली बात याद रखनी। इनकी इतनी सी बात याद रखनी कि इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी स्पीसीज़ के जो मेंबर है वो अपने एंसेस्टर से अपनी स्पीसीज़, अपने टाइम और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते और न्यू स्पीसीज़ का क्या करते, ओरिजिन करते। वेल्स की थ्योरी थी। फिर उसके बाद में आते हैं लेमार्क। ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है हमें लेमार्क की, क्योंकि लेमार्क की जो बात है वो बुक में नहीं दे रखी है ना, ये याद रखना तुम लोग, लेमार्क की बात बुक में नहीं दे रखी। तो लेमार्क ने क्या कहा था, लेमार्क की जो थ्योरी थी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस की थी। लेमार्क क्या कह रहा था, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस। इन्होंने कहा कि जैसे कोई भी स्पीसीज़ है ना, जैसे देखो ये इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जैसे मान के चलो अफ्रीका के लोग हैं ना, एक बार ये थ्योरी मानने लायक भी है लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी ये थ्योरी। जैसे मान के चलो अपन ह्यूमन है ना, तो अपना जो कलर है वो चेंज है। अफ्रीका वाले बहुत ज़्यादा डार्क है, अमेरिका वाले के बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता है, और अपने इंडिया वाले तो मिक्सचर होते हैं ना।
तो किसके बेस पर है? उस इन्वायरमेंट के बेस पर ना, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पे कोई एक स्पीसीज़ में वेरिएशन आया, फिर उनके मेंबर्स थे वो रिप्रोडक्शन करते गए, वो करेक्टर से एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता गया, ट्रांसफ़र होता गया। और आज प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग अफ्रीका के साइड में, उनका कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है। तो ये एक्वायर्ड करेक्टर्स ही तो हुआ ना कि जन्म के बाद। तो ये क्या करे कि आफ्टर द बर्थ those characters are consumed is known as the acquired characters, और those characters are transfer one generation to the another generation। फिर एक और क्या कहा लेमार्क में, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, है ना। यूज और डिसयूज, कोई भी ऑर्गन है जिसका जितना ज़्यादा यूज किया जाएगा, दोज ऑर्गन आर द मोर डेवलप, दोज ऑर्गन विच आर नॉट यूज टू द लेस डेवलप। इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, जिराफ वाला। कौन सा एग्जाम्पल है? जिराफ। उन्होंने क्या कहा था, पहले जो जिराफ थे ना, है ना, उनकी ना एज ए डॉग लाइक फॉर्म थी, क्योंकि उस समय क्या थी, ग्रासेस थी, तो उस ग्रास से वो अपना फूड ले लेते थे। फिर धीरे धीरे इनके नंबर बढ़ने लगे थे, तो ग्रास ख़त्म होने लगी। उनको लाइफ जीने के लिए जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, जो बड़े ट्री वगैरह होते हैं, उनसे उनको अपना फूड लेना पड़ा। तो उसके चक्कर में फिर वो क्या कर रहे थे, अपने लेग्स आगे, लेग्स और नेक का ज़्यादा यूज करने लगे, मोर यूज करने लगे। और मोर यूज करने की वजह से जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो मॉडर्न जिराफ है, उसका फॉर्मेशन होगा। तो सही, देखने को तो सही लग रही है ना ये बात, कि ऐसा ही होगा कि डॉग लाइक फॉर्म थी पहले, फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा वो उस ऑर्गन को यूज में लेते, वो ऑर्गन उतना ज़्यादा ही डेवलप हो गया। और प्रेजेंट टाइम में जो जिराफ बन रहा है, वो जिराफ अब दिखाई दे रहा है। तो लेमार्क की ये बात सही थी। फिर लेमार्क कहता है कि जो स्नेक है ना, स्नेक वो पहले क्या थे, लिजार्ड ही थे, लिजार्ड के जैसे उनके पैर थे, लेकिन उन स्नेक को बिल में जाना पड़ता था। तो बिल में जाने के लिए उनको पैर यूज में नहीं आ रहे थे, तो वो धीरे धीरे उसके पैर क्या हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे। इतनी बात समझ में आ गया। बस तुम्हें यही याद रखना है, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस थ्योरी लेमार्क की है, यूज और डिसयूज थ्योरी भी किसकी है, लेमार्क की है। लेकिन इस थ्योरी को नेगलेक्ट किसने किया था, विजमान ने। ये बात याद रखना भाई, है ना। विजमान ने इस थ्योरी को क्या कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था, कि ऐसा नहीं होता कि एक्वायर्ड करेक्टर्स जो होते हैं, भाई एक्वायर्ड करेक्टर्स अपन किसे बोलते हैं, बर्थ के बाद जो करेक्टर्स मिलते हैं उनको एक्वायर्ड करेक्टर्स बोलते हैं। तो विजमान ने क्या कहा, बर्थ के बाद जो करेक्टर्स मिलते हैं वो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते। जबकि ये बात कौन कर रहा है, लेमार्क कह रहा है ना कि ट्रांसफ़र होते हैं। विजमान ने इसको गलत साबित कर दिया। उसने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, किसे, चूहे पर, रेट पे। याद हो तो आपको, कहीं पढ़ा होगा कि रेट उसने ना 22 जनरेशन तक जो चूहा था उसकी पूंछ काटी थी, रिप्रोडक्शन करवाया। मतलब जैसे किसी चूहे का जन्म हुआ उसकी पूंछ काट दी, चूहे का जन्म हुआ उसकी पूंछ काट दी। लेकिन हर बार जब वो चूहा क्या कर रहा था, रिप्रोडक्शन कर रहा था जनरेशन, तो उसमें पूंछ आ रही थी। तो मतलब पूंछ काटी थी तो एक्वायर्ड करेक्टर्स हो गया ना, मतलब पूंछ काटी तो एक्वायर्ड करेक्टर्स हो गया। तो अगर एक्वायर्ड करेक्टर्स जा रहे तो आगे वाले जिन्हें पूंछ नहीं आनी चाहिए थी ना, लेकिन पूंछ टहल तो आ रही है। फिर देखो और उसने क्या एग्जाम्पल किया, उसने ये कहा कि जैसे मान के चलो अपनी सोसाइटी के अंदर जो गर्ल्स होती है ना, उनके जो नाक और कान है वो छिदवाए जाते हैं, उन्हें पोर बनाए जाते हैं। पता नहीं कितनी सालों से ये चलती आ रही है परंपरा, है ना, हमारे यहाँ करवाते हैं। तो आज तक तो जो लड़कियां फिर पैदा हो रही है, बच्चियाँ जो आगे वाली जनरेशन पैदा हो रही है, तो उनके तो नाक और कान छिदुए होने चाहिए थे ना, क्योंकि एक्वायर्ड करेक्टर्स आर द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू लेमार्क। लेकिन विजमान कैसा होना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये कुछ थ्योरी थी इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ के लिए। तो इवोल्यूशन द रियलाइजेशन थ्योरी थी, धार्मिक थ्योरी। फिर चार्ल्स डार्विन, बहुत अच्छी थ्योरी है। वेल्स की भी थ्योरी बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने देखो क्या इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी में ये कहा था कि अर्थ जो है ना, अर्थ वो, अब इन सब बातों से क्या पता चला, किस की, ये तो लेमार्क के तो मैंने बीच में ही बता दिए, ध्यान रखना ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको तो कहाँ तक याद है ना, वेल्स तक की थ्योरी ध्यान में रखनी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में वेल्स तक की थ्योरी दे रखी है। लेमार्क से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मैंने अब कोई टॉपिक क्लियर कर दिया है। देखो क्या पता चला तीनों थ्योरी से, रियलाइजेशन थ्योरी से, चार्ल्स डार्विन, इन सब की थ्योरी से क्या पता चला कि जो अर्थ है ना, उस पे 3 पीरियड चलते हैं, इकोस, इपोक्स, पीरियड्स, टाइमलाइन को, और एरा।
मतलब जब ओरिजिन हुआ था ना, अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था तो अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इपोस, एपोक्स, पीरियड और एरा। इनकी अगर डिटेल की बात करें तो अर्थ जो है उस पर जो लाइफ है वो बहुत पुरानी, क्योंकि देखो इगलाइजेशन थ्योरी क्या करती, अर्थ का ओरिजिन अभी अभी 4000 साल पहले ही हुआ है, जबकि इन तीनों पीरियड से अगर अपन बात करें तो अर्थ क्या है, बहुत पुरानी है, ओल्ड है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ तक कि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी बुक से रीडिंग कर लेना, इस टॉपिक कोई लाइन नहीं छूट जाए। कई बार ऐसी कैसी लाइन उठा करके दे दी जाती है एग्ज़ाम में। ओके, वीडियो को पूरा देखने के बाद में बुक की रीडिंग कर लेना एक बार।